हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में मोशन चैप्टर का। इससे पहले हम लोगों ने मोशन चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला और कुछ नोट था वो हमने बता दिया। अब इस वीडियो लेक्चर में इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, उसी पे चर्चा करेंगे। अब हमारे पास एक बुक है जो अरिहंत प्रकाशन का है। अगर आपके पास ये बुक है तो हम नंबर बताते जाएंगे और उसे से आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बोर्ड पे लिखा मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरा उपकार का या फिर अरिहंत का, यूनिक का, किरण का या और भी बहुत सारे प्रकाशन होते हैं उसका है, उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ। फिर से क्वेश्चन कहते हैं, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ। तो त्वरण कब जीरो होगा? मैंने बता चुके हैं पहले कि त्वरण ए कब जीरो होता है। ए बराबर जीरो कब होगा? ए बराबर जीरो तब ये होगा जब कोई पिंड एक समान चाल से चल रहा हो या समानांतर किसी भी अक्ष के साथ समानांतर चल रहा हो तो उसका ए जीरो हो जाएगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन कहता है पिंड समय अक्ष के लंबवत रेखा में हो। नहीं, समय अक्ष मतलब क्या? ये मानते हैं समय अक्ष है, ये आपका समय अक्ष है और आपका वस्तु जो है ना इसके समानांतर अगर चल रहा है चाल से तो ए बराबर जीरो हो जाएगा। तो दो कंडीशन है, एक समय अक्ष के समानांतर या फिर एक समान चाल से चल रहा हो तो ए हमारा जीरो होगा। इस कंडीशन में पहला ए का आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, सही है। दूसरा है चाल समय ग्राफ के ढाल से ज्ञात करते हैं। चाल समय ग्राफ के ढाल से ज्ञात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा पिंड का त्वरण। चाल समय ग्राफ से, चाल के ढाल समय ग्राफ से किसी वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है पहला इंपॉर्टेंट था इसलिए फर्स्ट। सेकेंड छोड़ के हम तीसरा नंबर कहता है, दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती है, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात होगा। देखिए ये पहले बता चुके, क्वेश्चन तो दिख रहा है बोर्ड पे। कहता है कि किसी वस्तु के H ऊंचाई से, एक H ऊंचाई है ये और दूसरा है H2 ऊंचाई से, दोनों वस्तु के ऊंचाई H ऊंचाई, यहाँ से भी एक वस्तु को नीचे गिराया जाता है और यहाँ से भी एक वस्तु को नीचे गिराया जाता है। मैंने बतलाया था जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उस कंडीशन में u जीरो होता है। इसमें भी u हो जाएगा जीरो और इसमें भी हो जाएगा u बराबर जीरो। होगा कि नहीं होगा? हमने बतलाया था। वही क्वेश्चन कहता है कि दो वस्तुएं H1 और H2 ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती, एक साथ दोनों को छोड़ दिया गया तो उसके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं इसके लिए। तो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे ना, एक फार्मूला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। लेकिन जब वस्तु रोड पे चल रहा होता, लेकिन वस्तु को जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उस कंडीशन में फार्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा? फार्मूला H1 बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर होगा कि नहीं? GT वन रहेगा और H2 बराबर हो जाएगा UT प्लस हाफ GT 2 का स्क्वायर, एन होगा। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, u हमारा इसका क्या है? जीरो थी, ये जीरो थी, टोटल जीरो हो जाएगा। बचेगा कितना? हाफ GT1 का स्क्वायर। ये भी u जीरो थी, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हाफ GT का स्क्वायर। इसीलिए H1 बटे H2, यहाँ पे कितना? हाफ GT1 का स्क्वायर, नीचे हाफ GT2 का स्क्वायर। ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या? T1 बटे T2 का होल स्क्वायर, एन बचेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा H1 बटे H2 बराबर T1 बटे T2 का स्क्वायर। अगर देखिए ऑप्शन में ये ऐसा है तो यही मारिएगा, नहीं तो ज्यादा कर कैसे देता है? स्क्वायर को जब इधर आओगे तो रूट में हो जाएगा, इसीलिए जब इधर आ जाएगा T1 बटे T2 बराबर रूट अंदर H1 बटे H2। फार्मूला में भी हमने ये बतलाया था, फार्मूला में भी हम डिराइव करके दूसरे तरीका से बताया था, यहाँ देखो तीसरे तरीका से बतलाया ना। तो क्या देखें,
कि जब किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है तो u का मान 0 होगा। उस कंडीशन में समय का अनुपात उसके ऊंचाई के अनुपात के रूट में होगा। ठीक है, तो कैसे हुआ समझ में आया? या तो कंठस्थ याद रखिए, T1 बराबर H1, T2 बराबर H2, लेकिन हाइट वाला रूट में। या तो कंठस्थ इसको याद रखिए, या तो ऐसे एग्जाम में आप बनाओगे। तो अब वस्तु को जब भी ऊपर से नीचे गिराया जाएगा उस कंडीशन में हमारा u 0 होगा, और ये फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इस कंडीशन में इसका ऑप्शन में हो जाएगा कितना? तो कहता है समय का अनुपात, समय का अनुपात ये है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, तो 3 में भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट करिए, जल्दी मिटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। कहता है जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है। तो अरे एक समान होगा, एकदम समान होगा, क्वेश्चन से पता चल रहा है। कहता है जब वस्तु समान समय अंतराल में, समान दो वस्तु है ना, और उसमें समान समय लग रहा है, दोनों वस्तु को एक घंटा मानिए चलाया जा रहा है, और समान दूरी तय करती है और दूरी भी समान्य हो, तो कहता उसकी गति होगी, तो समान होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ दिए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। कहता है कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी। क्वेश्चन बड़ा मस्त है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और ये क्वेश्चन आपको शायद हम फार्मूला में, इसका फार्मूला आपको बताए थे कि नहीं पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी बहुत अच्छे से समझा देंगे। कहता है कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, कोई वस्तु है वो विराम से चलना प्रारंभ किया, तो विरामावस्था के लिए क्या होता है, u बराबर 0 हो जाएगा। रुका हुआ है तो u बराबर क्या होगा, 0 ही होगा। यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो ये बराबर कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो तो 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगा, तो t दिया है 10वां सेकेंड, 10 सेकेंड नहीं दिया है, 10वें सेकेंड दिया है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, उसको अभी हमने लिख लिया, t बराबर लिख देते हैं 10वें सेकेंड। अब कोई बोलता है 10 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक, तो सबको इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन कहता नहीं 10वें सेकेंड में। समझ रहे बात को? अगर मैं आपको बोले कि आप पहला सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक कितना नंबर लाए, तो कहिएगा कि फर्स्ट में लाए 500, सेकेंड में लाए 550, थर्ड में लाए 600, फिर फोर्थ में लाए 550, फिर फिफ्थ में लाए 700, फिर 6 में लाए 650, ऐसा बोलोगे। हम कहेंगे छठे सेमेस्टर में कितना नंबर लाए, तो सिर्फ छठे का बोलिएगा 650, कि फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ तक नहीं बोलना है, छठे का सिर्फ बोलना है। तो वही क्वेश्चन का था 10वें सेकेंड में, ये क्वेश्चन में सीधे बोला गया है 10वें सेकेंड में। स्टूडेंट तो क्या बोला है, 10वें सेकेंड में बोला है, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो लिख लीजिएगा, कहीं पे लिखा देते हैं नोट में, टीवे हम लिखे हैं यहाँ पे, टीवे सेकेंड में टीवे सेकेंड में तय की गई दूरी, ये s बराबर ut प्लस हाफ g 2t माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला कितना मस्त है, यहाँ पर हम ये भी दे सकते हैं। तो 10वें सेकेंड मतलब t वें सेकेंड में, तो s बराबर ut प्लस हाफ g 2t माइनस 1, एक फॉर्मूला ये भी, दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर हुआ है। ये अगर t सेकेंड के लिए हो तो ये फॉर्मूला, t सेकेंड में हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका s बराबर ut प्लस हाफ g 2t माइनस 1 नहीं होगा। और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स u हमारा है 0, ये हो जाएगा 0, यानी हाफ, ये g का मतलब क्या है, यहाँ पे a, यहाँ पे ले लेंगे 10
2 और टी का है 10वां है तो गुना 10 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 पचे 10 यानी 5 गुना 10 गुना 20 20 में से हो जाएगा 19 19 पचे 95 मीटर। चलिए नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 10वें सेकंड में पूछा है ना, इसलिए 10वें सेकंड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो यू तो 0 दिया है, विरामावस्था में था, एक्सेलेरेशन दिया है 10, टी दिया है 10वें सेकंड, तो हमारा ये हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन कह देता 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 10 सेकंड में 10वें सेकंड में 95 और 10 सेकंड में पूछेगा तब हो जाएगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 प्लस हाफ गुना 10 गुना टी स्क्वायर। टी कितना है 10, 10 दही का 100, 2 से कटाएंगे 5 बराबर कितना 500 मीटर। यानी 10वें सेकंड में 95 मीटर दूरी क्या करेगा, लेकिन 10 मिनट में 500 मीटर दूरी तय करेगा। इसका मतलब है जब से ये चलना प्रारंभ किया तब तक का दूरी है, लेकिन ये है जब से ये चलना प्रारंभ किया तब तक नहीं। ये 10 में लास्ट वाला जो 10 सेकंड था ना, वो लास्ट का जो है 1 सेकंड में कितना ये दूरी तय किया, 1 सेकंड नहीं है 10वां सेकंड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं स्टूडेंट्स, नोट कर लिए। एक ट्रेन है, एक ट्रेन है और उसमें कह रहा है वो कितना से चल रहा है, सॉरी इधर दिया, 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो चल रहा है, 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो चल रहा है। इसका मतलब यू दिया है, यू दिया है 11 मीटर प्रति सेकंड, इसीलिए हम भी लगाएंगे, भी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये लगा देते हैं, 2as वाला फॉर्मूला। अब देखिए भी हमारा हो जाएगा 0, कहोगे क्यों, क्योंकि जब गाड़ी चल रहा है तो इसका यू दिया है, जब इस पे ब्रेक लगा रहा है तो लास्ट में रुकिए जाएगा, जब रुकेगा तो भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, ये हो जाएगा ए, अब गुना एस दिया है 121 मीटर तक चला है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं एस बराबर 121 मीटर, 121 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 121 बराबर माइनस 121। क्यों, क्योंकि इसको हम उस पार ले जाएंगे, प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, अब 121 कट जाएगा, इसीलिए ए बराबर माइनस 1/2, ये माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ए का जो वैल्यू आया है ना, वो आया है निगेटिव में, तो निगेटिव में आने का मतलब क्या है, मैंने फॉर्मूला में बताया है, जब किसी वस्तु पे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है तो मंदन उत्पन्न होता है, और जब ये हमारा 0 हो जाए तो उसको कहते हैं मंदन, सॉरी निगेटिव हो जाए तो उसको कहते हैं मंदन। तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो त्वरण कहेंगे, और निगेटिव हो तो मंदन कहेंगे। ठीक है, तो इस पे देखिए वैल्यू आया है निगेटिव। फॉर्मूला कौन सा लगाया, यू दिया है 11 मीटर प्रति सेकेंड, एस दिया है 121 मीटर दिया है, चल के रुक गया। फॉर्मूला v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसीलिए v का वैल्यू 0, क्योंकि गाड़ी तो लास्ट में रुकिए जाती है, तो v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s सब का वैल्यू पुट कर दिए, ये बराबर आया है माइनस 0.5। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, कहता है कि 121 मीटर चल के रुक जाती है तो विरामावस्था में आने में कितना समय लगेगा, विरामा अवस्था में आने में कितना समय टी पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। अगर हम ये लगाते हैं तो दूरी भी दिया है, यू भी दिया है, समय पूछेगा नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इसमें तो टी का चर्चा नहीं, हम लगा देते हैं v बराबर u प्लस ए टी ना, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसीलिए v बराबर u प्लस ए टी। v तो 0 है, u 11 है, a हमारा माइनस 0.5 है इंटू टी। अब इसको इधर लाइए, इसीलिए t बराबर क्या हो जाएगा -11 बटे माइनस 0.5, माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर में 110/5। क्यों, क्योंकि दशमलव खत्म करेंगे तो ऊपर देंगे ना 0, 5 इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 सेकेंड, यानी 22 सेकेंड लगेगा। तो गाड़ी को रोकने में 22 सेकेंड लगेगा, नोट कर लीजिए। इसको आप चाहिए तो जितना शॉर्टकट में बना सकते हैं, समझाने के लिए हम इतना लॉन्ग जा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत थोड़ी है। ये फार्मूला लिखिए, वैल्यू यहाँ पुट करिए, डायरेक्ट यहाँ सोल्यूशन, उसके बाद फिर ये फार्मूला लिखिए, डायरेक्ट पुट करिए, डायरेक्ट सोल्यूशन। तो गाड़ी को
ब्रेक लगाने पर 121 मीटर चल के रुक जाती है तो विरामावस्था में आने में उसको 22 सेकंड लगेगा, यानी 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नोट करिए जल्दी से, मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी। अरे वाह, कहता किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी पूछ रहा है, दूरी होगी। ऑप्शन है 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी। अब इसको बनाते हैं, पता चल जाएगा। 2 गुनी किया जा रहा है तो मुझे लग रहा है 4 गुनी होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, समझना है। कहता है रोकने के लिए किसी वस्तु पर, तो किसी वस्तु को जब रोकेंगे तो वस्तु रुक जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु चल रही है, कहता है इसको जब रोक दिया जाता है तो रोकने पे v बराबर 0 हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए v बराबर हमेशा 0 हो जाएगा, एकदम निश्चित 0 होगा। फार्मूला लगाते हैं, कौन सा फार्मूला लगा दे? v बराबर लगा देते हैं स्टूडेंट्स, v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as, ये चीज ध्यान रखना, s1 कर दो, ठीक है। ये तो 0 है ना, u स्क्वायर प्लस 2as1। पूछ क्या रहा था रे, पूछ क्या रहा है? दूरी पूछ रहा है, सॉरी दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट, भी तो 0 ही था, 0 कर दिए। यहाँ जाएगा u स्क्वायर बराबर माइनस 2as1, या फिर ऐसे करो 2as1 बराबर माइनस u स्क्वायर, इसीलिए s1 बराबर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। ये फार्मूला या 1 नहीं रखिए चलेगा, एक रिलेशन बन के आया। हमने फार्मूला लगाया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v का वैल्यू 0 है तो u स्क्वायर प्लस 2as बचा। इसको जब हम इधर करेंगे तो वैल्यू निगेटिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं यहीं पे छोड़ दिया, इसको इधर कर लिए, तो ये प्लस इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए s का मान आया है माइनस u स्क्वायर बटे 2a। क्वेश्चन में कहता है कि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, मतलब इसको दोगुना कर देना है, तो कहता है दूरी क्या होगा। चलिए करते हैं, इसीलिए s1 बराबर, माइनस तो बाहर में पहले से लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोगुना कर दीजिए, मतलब 2u का होल स्क्वायर बटे 2a, माइनस तो पहले से बाहर में है, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 u स्क्वायर बटे 2a। इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस u स्क्वायर बटे 2a, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, s बराबर आया है माइनस u स्क्वायर बटे 2a, कहता है वेग को 2 गुना कर दीजिए तो दूरी क्या हो जाएगा। तो हमने जहां u था वहां पे 2u रख दिए, 2 गुना हो गया, तो 2u का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो हो जाएगा 4u स्क्वायर बटे 2a। हमने 4 को बाहर कर लिया तो बचेगा माइनस u स्क्वायर बटे 2a। तो ये जो ब्रैकेट में है, क्या दोनों सेम है? जितना यहाँ है उतना ही ब्रैकेट के अंदर है। ये ब्रैकेट किसके बराबर है? इसके बराबर। ये किसके बराबर है? s के बराबर। यहाँ हो जाएगा 4s। तो पहला तो कहता है जब वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो दूरी क्या होगा, तो पहले दूरी का 4 गुना हो जाएगा। पहले भी बताए थे 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब कोई वस्तु चल रहा है उसको रोकने के लिए अगर उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका दूरी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से फार्मूला बन के आया। अगर आप 2-3 बार बनाएगा तो फार्मूला आपको याद आ जाएगा, तब इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप रखिएगा, अरे s बराबर होता है माइनस u स्क्वायर बटे 2a, और 2 गुना करेंगे तो s1 बराबर, माइनस तो बाहर हो जाएगा, इसको 2 गुना मतलब 4u स्क्वायर बटे 2a। तो इसका मतलब है कि हो जाएगा 4 माइनस u स्क्वायर बटे 2a, मतलब पहला दूरी का ये 4 गुना। इतना हम देखिए बन गया, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 8 नंबर के लिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ रहा हूं, बोर्ड पे भी देखिए दिख रहा होगा। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। समझिएगा पहले क्या क्या दिया हुआ, इसको मिटा देते हैं। इसमें क्या क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का u दिया है, u बराबर है
विराम अवस्था मतलब 0, उसका त्वरण a बराबर है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और वेग दिया है v दिया है 50 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त होने पर, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी पूछ रहा है। अब कौन सा फार्मूला लगाइएगा, आपके पास 3 फार्मूला है। एक फार्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v बराबर u प्लस ए टी। सबसे पहले देखिए इसमें समय की बात नहीं हो रहा है, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला यूज नहीं होगा। इसमें एक्सेलरेशन, यहाँ भी एक्सेलरेशन है, v बराबर 50 है तो v यहाँ है, u 0 है तो यहाँ भी u है, दूरी पूछ रहा है, दूरी ने पूछा था, तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, पक्का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v का मान 50, यहाँ हो जाएगा 50 गुना 50, u है हमारा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई a का मान है 5 गुना s, 5 दूनी 10, 1 0 खत्म, यानी s बराबर 250 मीटर आंसर। समझ में आया कैलकुलेशन, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 हो गया, 10 से 1 0 घटा दो, 5 बचेगा, 10 बचे 50। नोट कर लीजिए अच्छा से स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं, देखो क्या कहा जा रहा है इसमें। कहता है एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। वाह मस्त क्वेश्चन है। वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूज करे। बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर फेंका जा रहा है। तो सबसे पहले u दिया है, प्रारंभिक वेग कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड। कहता है वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। कुछ याद आया, जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो u होता था 0, जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो v होता है 0 ना। इस कंडीशन में यहाँ पे v क्या हो जाएगा 0। g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो कहता हुआ अधिक से अधिक कितना ऊंचाई जाएगा, यानी h बराबर हुआ, यही पूछा जा रहा है। तो कौन सा फार्मूला यूज करें, फिर आपके पास 3 फार्मूला। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला यूज होगा, v स्क्वायर ऊपर न फेंक रहे हैं, जब वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकते हैं तो g का मान निगेटिव लिया जाता है, शायद आपको पता होगा, मैंने फार्मूला में बताया था। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh होता है। v कितना 0, u कितना 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई g का मान कितना 10 इंटू h, 100 किधर कर दो तो 10 दूना 20, h बराबर कितना 100, इसीलिए h बराबर 20 पचे 100, यानी 5 मीटर तक ये जाएगा। जब आप किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे फेंकेंगे, तो अगर g का मान 10 लेंगे तो अधिक से अधिक 5 मीटर तक जाके रुक जाएगा, और रुकने के बाद वहां से नीचे गिरेगा। तो वही रुकता है तो v बराबर क्या लेते हैं 0 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे मैं सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक पिंड 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की तरफ। गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय होगा। बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कहता है एक वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, प्रारंभिक वेग हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो ऊपर जाने पे कहीं पे जाके वो रुकेगा, जहां पे रुकेगा वहां पे v हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 15 में u दिया है, अब ये नहीं दिया है कि प्रारंभिक वेग है, लेकिन नीचे से जहीं ऊपर फेंका तो v 0 होगा। अब वेग दिया है तो इसका मतलब u दिया है, u बराबर हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकेंड, v हो जाएगा 0। तो कहता है जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फिर इस वस्तु को नीचे पृथ्वी तक वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। मतलब जाने में जितना समय लग रहा है उतना ही आने में समय लगेगा, नहीं लगेगा, दोगुना हो जाएगा। तो सबसे पहले जाने में जितना समय लगा है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल समय निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स,
u दिया है, तो v स्क्वायर बराबर, अरे दूरी नहीं दिया, तो v बराबर लगा देते हैं u प्लस जी टी ना, प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और v हमारा 0 है, u है 100 माइनस g का मान देखो कितना बोल रहा है लेने के लिए 15 नंबर क्वेश्चन में, g का मान लेने नहीं बोल रहा है। जब कुछ नहीं दिया रहे तो 9.8 ही लेना पड़ेगा, 9.8 मल्टीप्लाई टी, ये हो जाएगा 9.8 टी बराबर 100, इसीलिए टी बराबर 100 बटे 9.8। तो जाने में इतना समय लगा तो उतना ही समय लगेगा ऊपर से नीचे आने में, इसलिए कुल समय बराबर 2 गुना 100 बटे 9.8। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, ये आंसर आएगा कितना। तो इसका हम सॉल्यूशन कर दिए हैं, इसका सॉल्यूशन किए, इसका आंसर आया है 20.4 सेकेंड, ठीक है, यही कुल समय लगेगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ के सुनाते हैं, और बोर्ड पे देखिए लिखा है, कहता है 16 नंबर क्वेश्चन में एक मोटरसाइकिल 100 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से चक्कर लगा रही है। यदि वह 62.8 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है तो मोटरसाइकिल की औसत चाल क्या होगा। फिर से समझिए, कहता है एक मोटरसाइकिल है जो वृत्ताकार पथ पे चल रही है, मतलब सर्किल एक ऐसा होगा, ये सर्किल है और इसी वृत्ताकार पथ पर मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है इसी वृत्ताकार पथ पे चलाइए। तो कहता है इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या जिसको रेडियस कहते हैं, r बराबर 100 मीटर दिया है, ठीक है। और मैं देखता हूँ, कहता है एक मोटरसाइकिल 100 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से चक्कर लगा रही है, मतलब एक समान चाल से। यदि वह 62.8 सेकेंड में t दिया है, देखिए इसमें रेडियस r कितना दिया है 100 मीटर, टाइम दिया है 62.8 सेकेंड, 62.8 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है तो मोटरसाइकिल की औसत चाल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, और एक चक्कर पूरा मतलब आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ से लेके यहाँ तक आप आ गए, इसका मतलब आपके द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो तय किया दूरी s बराबर कितना हो जाएगा, परिधि, क्या होगा, परिधि। आप कहोगे परिधि कैसे, क्योंकि वृत्त के पथ पे एक पूरा चक्कर एक परिधि होता है, ठीक है, इसको कहते हैं परिधि। तो वृत्ताकार पथ पर कुल तय किया गया दूरी एक चक्कर बराबर होता है परिधि, और s बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2πr, यही होता है। तो आपके पास देखिए क्या क्या दिया है, डिस्टेंस भी दिया है, आपका टाइम भी दिया है। क्या यहाँ से क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है औसत चाल कितना होगा। तो औसत चाल में क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, हमें इस त्रिज्या से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब तो है, यहाँ r की जगह हमको पुट करना होगा क्या देख रहा है उधर रहो। तो देखिए कुल सॉरी क्या पूछ रहा है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, परिधि है, कुल दूरी मेरा कितना, परिधि, यानी 2πr, अब बटे समय, समय कितना है 62.8। इसका कैलकुलेशन करिए, 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना 100, और यहाँ बटे में कितना 62.8, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं इसका, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ इसको लिख देते हैं 384 गुना 100 बटे में 628। अब देखिए इसमें 0.1 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो नीचा 1 जीरो ज्यादा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ऊपर 1 नीचा 2 जीरो। तो यहाँ से देखिए ये 2 बार में कटेगा, 2 से इसको कटा दीजिए, 0 1 कटा दीजिए, बराबर कितना 10। तो औसत चाल हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड औसत चाल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि दूरी तो दिया नहीं है, औसत चाल कैसे निकालेंगे। तो एक चक्कर पूरा किया, इसीलिए मेरा परिधि हो जाएगा 2πr। अगर कहता है 2 चक्कर में, इसको हम 2πr को
इस 2πr को 2 से गुना कर देते, 3 चक्कर का था तो 3 से गुना करते, जितना चक्कर का था उतना से गुना करते, लेकिन इसमें बोला एक चक्कर थे, एक चक्कर मतलब 1 से गुना करेंगे तो 2πr होगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे, इसको नोट करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, 16 के बाद देखिए बार 19 इंपॉर्टेंट है। कहता एक कार 2 स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। स्टूडेंट्स, एक कार है, ठीक है, वो कार जो है ना एक दूरी को तय करता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो पता नहीं है कितना है, ये A से B तक, इसमें कहता है आधी दूरी वो कितना से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा से और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है। एक गाड़ी है जो आधा दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आधा दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है, तो कहता है इस कार का औसत चाल पूरे में कितना होगा। तो आपको मैंने बतलाया था कि अगर किसी एक निश्चित दूरी को कोई कार या कोई बस या कोई ट्रक या मोटरसाइकिल विभिन्न चाल से डिफरेंट चाल से उसको तय करती है, तो उसका फार्मूला एक मैंने दिया था इंपॉर्टेंट। अगर मानते हैं ये V1 है और ये V2 है, तो औसत चाल बराबर होता है 2V1 इंटू V2 बटे V1 प्लस V2। दोनों वेग का गुणनफल गुना 2 और नीचे दोनों का योग। अरे बाबू इसको गुना कर दो ना, 2 गुना 40 गुना 60 बटे दोनों का योग, यानी 40 प्लस 60 यानी हो जाएगा 100। कटाइए 1 0 1 0, ये 0 कट गया, 6 चौक 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल। आया समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। एक कार है जो एक निश्चित दूरी को आधा दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और आधा दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो कहता उस कार की औसत चाल क्या होगी। एकदम मस्त फार्मूला 2V1 इंटू V2 बटे V1 प्लस V2। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, कैलकुलेशन कर दिए, बन गया। समझे, नोट कर लीजिए। एक बच्चा है आगे में खड़ा, उसी को बोल रहे थे, समझ में आया कि नहीं। ठीक, बैठ जाओ वहां पर, समझाएंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 19 तो हो गया, अच्छा से समझ में आ गया होगा। 20 कहता है एक कण, कोई कण है पार्टिकल, एक कण r त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है। आधा चक्कर पूरा हो जाने पर चली गई दूरी तथा विस्थापन क्रमशः होगा। अरे बाबू कहता है एक कण है अर्धवृत्ताकार, वृत्त कैसा होता है, वृत्त ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन, वृत्त ऐसा होता है, कहता है कि वृत्त पर नहीं अर्धवृत्त पे, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे से या ऊपर से आधा काट दीजिए। आधा से काट दिए इसे, तो आधा से काटने के बाद इसको यहां से मिला देते हैं और आधा इसको मिटा देते हैं। मिटा दिया आधा न, इसी को कहते हैं अर्धवृत्ताकार। अब इसका नाम देते हैं ए और ये बिंदु देते हैं बी। कहता अर्धवृत्ताकार पथ पे एक कण चक्कर लगा रहा है, इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करिए। तो देखिए लॉजिक है, इतना आसान है ना, क्या बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, ये भी आर है, ये भी आर बराबर होता है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, व्यास यानी डी कहते हैं। अब देखिए कण ऐसे चलेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ तक आएगा। इसके द्वारा तय की गई दूरी ये होगा, ये आपका दूरी हो जाएगा। दूरी बराबर कितना होगा, पाई आर होगा। कहोगे कैसे, क्योंकि टोटल वृत्त पे जब चलेगा ना ये इस पर यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके चलेगा, जिसको कहते हैं 2 पाई आर परिधि। ये इतना तय की गई दूरी है। लेकिन जब आधे चलेगा तो इसको आधा से भाग कर देंगे, 2 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई आर। तो इस कण के द्वारा एक पार्टिकल जो है, ये जो ऐसे चल रहा है, इसके द्वारा तय की गई दूरी पाई आर होगा और विस्थापन होगा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो एक बिंदु ए दूसरा बिंदु बी, इसके बीच की दूरी क्या होगी, यही ना। तो विस्थापन हो जाएगा रे बाबू, विस्थापन बराबर यानी यहाँ से यहाँ तक ए बी, और ए बी बराबर कितना डी, या फिर इसको लिख सकते हैं 2r।
तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, विस्थापन में होगा या तो d या तो 2r, और तय की दूरी में होगा पाई r। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, पहले दूरी बोला यानी पाई r, और फिर विस्थापन बोला तो 2r, ऐसा करके ऑप्शन में रहेगा। पहले अगर विस्थापन बोलता तो पहले विस्थापन लिखा रहता, बाद में दूरी लिखा रहता, लेकिन क्वेश्चन में कहता था कि ये दूरी और विस्थापन, तो दूरी पाई r, विस्थापन 2r। समझ में आया? नोट कर लीजिए, देखते हैं और भी क्वेश्चन है आगे, नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण क्या होगा? ये तो पहले बताए हैं, एक समान वेग के लिए त्वरण 0 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 29 का है। एक समान वेग के लिए त्वरण एक्सेलेरेशन a बराबर 0 होगा। ठीक है, तो कहता है एक समान वेग के लिए त्वरण क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि a बराबर होता है स्टूडेंट v माइनस यू बटे टी, तो ये भी जितना है उतना ही u है, तो ऊपर 0 बटे टी बराबर 0। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट 31, 29 के बाद 30 नहीं 31। एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं, तो गेंद की पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अरे बाबू, 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि एक वस्तु को छत से नीचे गिराया जाता है। आप छत पे बैठ जाइए एवं गिट्टी को आप नीचे गिराइए, तो छत के ऊपर से जब किसी वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो उस कंडीशन में u बराबर 0 होगा। समझे? और इसमें और क्या क्या दिया है? 3 सेकेंड लगते हैं, इसका मतलब t बराबर दिया है 3 सेकेंड, और दिया है त्वरण है a बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है ऊंचाई क्या होगी? h बराबर वाट, ऊंचाई पूछ रहा है। समझ गए? कितने ऊंचाई से उस वस्तु को नीचे गिराया गया था। सबसे पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब प्लस इसीलिए है कि वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उधर वस्तु गिर रहा है, इस कंडीशन में g का मान पॉजिटिव होगा। v स्क्वायर u तो 0 होगा, क्योंकि ऊपर से जब नीचे वस्तु को गिराया जाता है तो वस्तु ऊपर में स्थिर होगा, इसलिए ना u 0 होगा। तो इसका हो जाएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई h। v तो पता नहीं है, v क्या होगा? v स्क्वायर बराबर 10 दूना 20h। इसको यहीं पर भी रखिए, इसका यूज जहां होगा वहां करेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाया जाए ताकि बन जाए? वी स्क्वायर बराबर 20h, और कुछ तो नहीं दिया था इसमें, और कौन सा तो नहीं दिया है बाबू। एक और फॉर्मूला लगा देते हैं, v बराबर u प्लस जी टी। v तो नहीं दिया है, u का मान 0, g का मान 10, और समय दिया है t कितना? 3 सेकेंड, यानी 10 या 30। चलिए v तो यहाँ पता चल गया। अब देखिए v बराबर u प्लस जी टी, तो v का मान कितना निकला? 30 मीटर प्रति सेकेंड। उस 30 को यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ पर, इसीलिए 30 गुना 30 बराबर 20h। एक 0 कट गया, 2 से कट गया 15, 15 या 45, इसीलिए h बराबर 45 मीटर ये ऊंचाई होगा। यही आपका आंसर, समझे? यहाँ पे देखिए 2 फार्मूला लगा। एक फार्मूला हमने इसको लगाया तो v स्क्वायर बराबर 20h आया, तो पता चला वही व्यवधा का हम v का वैल्यू कहाँ से रखे। तो फिर हम यहाँ फार्मूला लगाए v बराबर u प्लस जी टी, तो u का मान 0 हो गया, तो v बराबर निकला जी टी यानी 10 गुना 3 यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड, और उसका वैल्यू हम यहाँ पे आके पुट कर दिए थे, h का मान निकल गया 45 मीटर। यानी जब किसी वस्तु को, यानी इस वस्तु को कितना ऊंचाई से गिराया जा रहा है? 45 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, अर्थात यहाँ छत है और यहाँ जमीन है। इस छत की जो ऊंचाई है वो 45 मीटर है। यहाँ से किसी वस्तु को गिराया जा रहा है नीचे के तरफ। समझ गए? यही पूछ रहा था। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगला वीडियो लेक्चर में मोशन से ही होगा। कुछ क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन और हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन में। आप लोग को कुल मिला के इसमें कितना क्वेश्चन बताए हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगभग 15 क्वेश्चन आप लोग को इस एक वीडियो लेक्चर में बतलाया हूं और इतना ही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताएंगे। वीडियो कुछ बड़ा होता है, 35 40 45 मिनट का भी वीडियो रहे तो आप लोग अच्छे से बैठ कर तैयारी करिए। 2 महीना ईमानदारी से एकदम बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं आपका पॉलिटेक्निक अच्छे ग्रेड के साथ मतलब अच्छे रैंक के साथ निकलेगा और आप लोग अच्छा जो ब्रांच चाहते हैं वो मिल जाएगा। 100% मेरा गारंटी है, लेकिन आपको 2 महीना बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है, थैंक यू।